हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होपफुली यू आर ऑल गुड। मज़े हो रहे हैं, आराम से छुट्टी के मज़े ले रहे हो। छुट्टियां ख़त्म होने वाली है लेकिन हाँ। तो स्टूडेंट, मुझे एक वीडियो का रिकमेंडेशन आया था सर कि हमें एक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो वो टॉपिक बेटा मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़ वेक्टर। आपके चैप्टर नंबर 3 है फिज़िक्स में, वेक्टर। वो उसका आज हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपने ये वर्ड सबसे पहले कहाँ सुना था, याद है किसी को? हमने बेटा ये वर्ड सबसे पहले सुना था क्लास 9th में, चैप्टर था फोर्स। चैप्टर था मोशन। मोशन के अंदर हमने देखा था इस डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में हमने बात की थी। वहाँ पे एक वर्ड आया था डिस्प्लेसमेंट, वहाँ एंड वेलोसिटी। हमने वहाँ पे पहली बार ये वर्ड सुना होगा तुमने, वेक्टर। तो होता क्या है वेक्टर? बेटा देखो, वेक्टर मतलब डायरेक्शन। वेक्टर मतलब डायरेक्शन। अब बेटा कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को भूख लगी है, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे भूख लगी, मैंने कुछ खा लिया। तो मैंने सपोज़ करो मेरा खाने का मन कर रहा है रसगुल्ला। हाँ, मन में लड्डू फूट रहे हैं रसगुल्ले के नाम से। चलो, मैंने क्या खाया बेटा? रसगुल्ला। तो मैंने मान लो मैंने 500 ग्राम रसगुल्ले या फिर आधा किलो रसगुल्ले मैंने ले लिए। तो यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है भाई। 500 ग्राम में क्या मैंने 500 ग्राम डाउनवर्ड खाया, अपवर्ड खाया, नॉर्थ खाया, वेस्ट खाया, ऐसा तो नहीं होता। वैसे ही अगर आपको कभी बुखार आ जाए तो आप क्या बोलते हो? मैं आपको कि पापा मुझे बुखार आ रहा है, आपने बुखार चेक किया, आप बोलते हो मुझे 102 का बुखार आ रहा है। बुखार फ़ारेनहाइट में होता है बेटा, 102। याद रखना इस चीज़ को, गलती से मत बोल देना सेल्सियस, बहुत ज़्यादा होता है सेल्सियस। ओके, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि आपको बुखार आया। ये बोलते हो कि मुझे अपवर्ड बुखार आया है, मुझे ऊपर बुखार आया है, नीचे बुखार आया है, साइड में आया है, नहीं बोलते ना। आप बोलते हो मेरे को सिर्फ 102 डिग्री का बुखार आया है। वहीं अगर डायरेक्शन की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट में अपन ने देखा था। डेफिनेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, ज़रा बताओ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, मान लो कि मैंने इधर चलना शुरू किया, मैं 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता रहा। 2 किलोमीटर क्या किया मैं ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चलता रहा। अब वहाँ से मैं मान लो कि मेरे मन में आया कि मैंने थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और मुझे वापस जाना पड़ रहा है 1 किलोमीटर। कितना जाना पड़ रहा है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे मेरा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं डिस्टेंस को बहुत इजीली बोल दूंगा, सर आप 3 किलोमीटर चले हो। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा? डायरेक्शन पे। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन मेरी क्या है? मैंने यहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ? अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मेरा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? दैट इज़ 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? आपकी डायरेक्शन को प्रीफर करता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो कि बेस्ड हो किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मान लो कि आपको किसी एक प्रीफर लोकेशन पे जाना है। ठीक है, मान लो आपको एक टेंपल पे जाना है। कहाँ जाना है? टेंपल। यहाँ पे कोई टेंपल आपका है। ओके, आपको इस टेंपल के अंदर जाना है। आपकी पोजीशन अभी ये है। ओके, आप यहाँ पे खड़े हो। जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर रोड से मैं बात करूं तो बेटा यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर। ओके, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आपको यहाँ पे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। क्या कहा? यहाँ से
4 किलोमीटर दूर है। आपने पूछा कि भाई वो टेम्पल कहाँ है, तो उसने बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर चले जाओ आपको टेम्पल दिख जाएगा। आप यहाँ पे पहुँचे, चौराहे पे पहुँचे, वहाँ पे जाने के बाद में अब आपको नहीं पता कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। आपने क्या किया, आपने बस सुना 4 किलोमीटर और आप 4 किलोमीटर सीधा भाग गए। कहाँ चले गए, आप यहाँ पे चले गए। कितना आगे, 3 किलोमीटर आप आगे चले गए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा भैया इधर नहीं है, दूसरी साइड में है, दूसरी डायरेक्शन में है। उन्होंने कहा चल ठीक है वापस जाओ। वापस जब वो गया तो वापस कितना चल के आया वो, 3 किलोमीटर। अब की बार उसने क्या किया, यहाँ से लेफ़्ट ले लिया, नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पे वो मान लो 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर बाद में उसको कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा भैया यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ है, बोला सीधा चले जाओ ऊपर की तरफ। कहाँ चले जाओ, सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ। बात समझ में आई, उसने कहा नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा चले जाओ, आपको टेम्पल मिल जाएगा। तो आप देन आपने ये वहाँ से वापस चलना शुरू किया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये और कुछ 3 किलोमीटर ये मान लो। तो अब आपको जाना कितना था, आपको टोटल 5 किलोमीटर चलना था, लेकिन आप टोटल कितना चलिए, आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ये चले, फिर 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चले, फिर वापस आए 3 किलोमीटर, फिर नीचे गए 4 किलोमीटर, फिर ऊपर गए 4 किलोमीटर, फिर आगे वापस 3 किलोमीटर। तो आपको टोटल कितना चलना पड़ा, 3 2 5 3 8 4 12 16 16 19, आपको 19 किलोमीटर्स चलना पड़ा। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 19 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर अब सबको पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगी, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √16, सॉरी √13। ओके, आपको √13 किलोमीटर ही चलना पड़ता। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, √13 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 19। इसीलिए बेटा हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। डायरेक्शन हर क्वांटिटी की, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो बेटा, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n म्यू से, जहाँ पे n क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। वही म्यू क्या होता है, यूनिट होती है बच्चों। क्या होती है, यूनिट। बात समझ में आई सबको, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का मतलब पता है। यहाँ पे जैसे अपन लिखते हैं 50 kg, तो 50 क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और kg क्या हो गई, इसकी यूनिट। ओके, तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। देखो बेटा, एक क्वांटिटी होती है स्केलर और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, दोनों के बीच के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो बेटा इसका जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास सिर्फ क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और यूनिट हो सकती है। ठीक है, यूनिट भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक और चीज़ लिखते हैं बच्चों, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। क्या लिखते हैं, तो ये भी याद रखें कि मैं कई बार मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ करूँगा तो उसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, वहीं वेक्टर क्वांटिटी के पास में बेटा दो चीज़ें होंगी। पहली बात, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट तो होंगी ही होंगी। ओके, प्लस
डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी बेटा? डायरेक्शन भी होगी। बात समझ में आई? ओके। सेकंड जो डिफरेंस है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू में, मतलब स्केलर क्वांटिटी को आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक रूल से ऐड कर सकते हो। ऑर्डिनरी मैथमेटिकल रूल से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी में क्या लगता है बेटा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगता है। क्या लगता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और यही बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटीज वही होंगी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी के पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहीं वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होगा विद डायरेक्शन भी होगा। जो इससे पहले मैंने एग्जांपल समझाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, शायद आप वहां से इसको रिलेट कर सको, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? हम जो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स है उसका यूज करके हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने डिस्टेंस को सीधा ऐड कर दिया था, 2 + 4 + 4 + 3 +, याद आया कुछ? वहीं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम कैसे हमने कैसे किया था? ऐसे, याद आया? वो कैसे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, मास, जो भी मास होगा वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर डिस्टेंस, फिर एनर्जी, फिर करंट, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। देन टेम्परेचर, ओके। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स सबको? ओके। तो बेटा मैं अभी एक लाइन लिखूंगा, ऑल वेक्टर quantities have direction but all that quantities that have direction but all that quantities that have direction are not vectors। सर ये क्या चीज़ है? अरे सर ये क्या चीज़ है? ये तो हमारे सर के ऊपर से गया। तो फिर समझाऊं? इलेक्ट्रिक करंट याद है सबको? क्लास 10th में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट तो याद होगा। वहाँ पे अपने पास डायरेक्शन तो होती है। सर कहाँ होती है? क्यों? चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द करंट। और करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से कोई 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से कोई 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा बताओ ज़रा? सर 2 + 3 5। यस और नो? मतलब यहाँ से एंगल पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। चाहे मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, सर 5 एम्पियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बात समझ में आई? तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ नहीं है जो डायरेक्शन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो? वेक्टर हो। एक एग्जांपल और देता हूँ बेटा मैं, ऐसा ही प्रेशर का। प्रेशर भी क्या होगा बेटा?
प्रेशर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बलून लेता हूँ, ठीक है, उसको अगर मैं देखूँ तो प्रेशर हर तरफ से लग रहा है, तो हम प्रेशर को कैसे ऐड करते हैं? सारे प्रेशर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता है। हम नहीं देखते हैं कि यहाँ से प्रेशर ये इसको माइनस कर देगा, ऐसे चीज़ें नहीं करते हैं। अगर ये 5 पास्कल का है, ये 6 पास्कल का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। टोटल प्रेशर कितना आएगा? 11 पास्कल आएगा। बात समझ में आई? ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो हेडिंग क्या बन गई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग क्या हो गई बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। के वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो सीधी सी बात समझो बेटा, अगर आप देखो कि किसी भी चीज़, कोई भी अगर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स, अगर फोर्स के ऊपर अगर आप ऐसी लाइन देख लेते हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिनके ऊपर ये एरो लगा हुआ है, अब ये छोटा एरो पहले जब देखा था तो मैंने माना, देखो यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स मेरा क्या करूँगा? मैं फोर्स के ऊपर ये चीज़ लगा के लिखूँगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। बात समझ में आई? ये ऊपर वेक्टर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हमको डायरेक्शन गिवन है। बात समझ में आई सबको? तो फोर्स का इसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है समझ में आ गया। अब एक वर्ड और आता है, मैग्नीट्यूड। वर्ड क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बड़ी खतरनाक चीज़ लग रही है सर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हाँ, बहुत इजी है, सबसे इजी चीज़ है। मैग्नीट्यूड को पहले तो देखो कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मान लो कि कोई मेरे पास में ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर है। अगर मैं इस ए वेक्टर को एक डब्बे के अंदर बंद कर दूं तो इसका मतलब क्या पूछा है? ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो बेटा ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर? स्केलर के अंदर। किसके अंदर? स्केलर के अंदर। तो मैं यहाँ पे अब ए को क्या लिखूँगा? नॉर्मल ए लिखूँगा। बात समझ में आई सबको? चलो, अब इस एरो को देखो। ये एरो कुछ ऐसा होता है जिसकी इस वाले एंड को हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। इस वाले एंड को क्या बोलेंगे? टेल। और इस वाले एंड को क्या बोलेंगे? हेड। याद रहेगी ये बात। ये हेड शो कर रहा है कि कोई भी जो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अगर ये ऊपर की तरफ हो जाए, मान लो कि ये रिप्रेजेंटेशन में कभी ऐसे हो जाए, तो उसका मतलब क्या? डायरेक्शन आपको ऊपर दे रखी है। ये क्या? इसकी टेल। ये क्या हो जाएगा? इसका हेड। ओके, बात समझ में आ गई? चलो, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे अभी? टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है ज़ीरो। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। तो ऐसी क्वांटिटी, a quantity that have zero magnitude and
नो डायरेक्शन। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल क्या है, डॉट लगा दो। अब इसकी क्या डायरेक्शन है ज़रा बताओ मेरे को, इस डॉट की डायरेक्शन बता दो मेरे को, कोई है क्या कोई डायरेक्शन? ये डॉट इसके मन में आए तो यहाँ भी जा सकता है, ये इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए। बात समझ में आई? तो इसका क्या है, ये है नल वेक्टर। क्या है बच्चों? नल वेक्टर। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। सेकंड क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटा एक रिलेटिव टर्म है। सो इट इज अ रिलेटिव टर्म सर अब टर्म तो रिलेटिव है, लेकिन किस किस के बीच में? बिटवीन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ में आ रहा है सबको? यूनिट वेक्टर कैसे निकालें बेटा? सबसे पहले मान लो कि कोई ए वेक्टर है, अगर उसके ऊपर कभी भी ऐसा साइन बना हुआ है, अगर टोपी सी पहना रखी है उसको, तो मतलब क्या है, उसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बात समझ में आ गई सबको? इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म है बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट वेक्टर। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो हमारा थर्ड पार्ट है, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। क्या है? इक्वल वेक्टर्स। कब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे? तो देखो, मान लो एक वेक्टर है, वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है। किधर फोर्स लगा रहा है? कोई वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो दूसरे की भी डायरेक्शन क्या हो? इतनी ही हो और इतना ही फोर्स लगाए। बात समझ में आई? डायरेक्शन भी क्या हो? सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का ही लगाए। बात समझ में आ रही है? तो मैं इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा? इफ़ टू वेक्टर्स shows equal magnitude and direction, then they are known as इक्वल वेक्टर। अभी मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे मान लो एक और वेक्टर है, वो भी 5 का ही काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो लेंथ तो क्या इक्वल, क्या यूनिट सेम है? ये किसकी यूनिट है? फोर्स की। ये किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नो, प्रोवाइडेड दैट बोथ शोइंग और रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? उनकी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो? सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट आई तो फिर वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही होना चाहिए, साथ में क्या है, उन जो रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला वीडियो वेक्टर के ऊपर।
अभी आने वाले दिनों में मैं और आपके लिए इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।